नमस्कार देवी और सज्जनों, शुभ संध्या। आज मैं मिलन चट्टी फिर एक बार आप लोग को सामने में लाइव में हूँ। मेरा सब्जेक्ट आज मेरा सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, एक बार घर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या सब्जेक्ट मैंने रखा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ना आप लोग को कुछ ज़रूरी भी है। मुझे लगता है ऐसा है ना। मालिक हम जा रहे हैं गाँव। आणि मला पण डर लागतं ना हो। क्या बताएं आप लोग को, एक बार देख लीजिएगा ये सब्जेक्ट। ऐसा है ना, मैंने जो सब्जेक्ट में बात कर रहा था, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के बताइएगा मुझे कि मैंने क्या लिखा। देखिएगा जो सब्जेक्ट आज का मेन सब्जेक्ट जो है, हेडलाइन में जाइए, दार्जिलिंग पॉलिटिक्स गोरखालैंड फ्यूचर एंड साइलेंस ऑफ लीडरशिप इन डीप एनालिसिस। ठीक है, तो उसके बाद जाइए, टुडे आई वाज रिमाइंड ऑफ इन इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम द पास्ट इन जुलाई 98। इन जुलाई 98, आज से 28 साल पहले के बाद मैंने याद कर रहा था। क्यों ये बात कहा? क्यों? इसमें बहुत सारे कुछ राज छुपा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिएगा आज का जितना पॉइंट है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है, बहुत ही लंबा चौड़ा पॉइंट है, बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है, इतना आसानी पॉइंट नहीं है। आखिर क्या है ना, कुछ चीज बनता है, कुछ चीज तोड़ते हैं। आखिर दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग का सांसद को आज जो कहना था बहुत भी पॉजिटिव कहना था, टू पॉजिटिव था। लेकिन देखिएगा गोरखालैंड इशू जो है दार्जिलिंग का क्षेत्रों में, ये फेसबुक में बोलने वाला बहुत सारे इंसान है जिन लोग को गोरखालैंड चाहिए, लेकिन फेसबुक में बोलने से आप लोग को अलग स्टेट नहीं मिल सकते हैं। जहां तक पूछना है, अरे भैया आप दार्जिलिंग का सांसद राजू बिष्ट जी का ऊपर में इतना उम्मीद कर रहा है आप लोग लग रहा है राजू बिष्ट जी का हाथ में है, राजू बिष्ट उठा के आप लोग को गोरखालैंड लेके देंगे। अरे भाई एक जिला का आधी एमपी है भाई, उन्हें याद रखिएगा। दार्जिलिंग जिला का आधी एमपी, दार्जिलिंग पार्वती क्षेत्र का एमपी आधी है, नीचे उससे ज्यादा अधिक वोटर सिलीगुड़ी में है। इस्लामपुर चोपड़ा का सीट है, विधानसभा मतलब सीट है। उसके बाद आइए आप क्या बोलते हैं, फशीदवा है, नक्सलबाड़ी माटी का है, सिलीगुड़ी है। वो 4 सीट का वोट जोड़िए और यहाँ का वोट जोड़िए, यहाँ से भी ज्यादा वोट उधर में है। तो भाई आप लोग लगता है जो आप लोग मांगने से सब कुछ मिल जाते हैं, ऐसा आसानी नहीं है। राजू जी ने आज एक बहुत बड़ा अच्छा खुलासा कर दिया, जो जीटीए का लाइबिलिटी इतना है, लेकिन उन लोग को जीटीए सरकार से कुछ रकम नहीं मिल रहा है। जो जरूरत है जीटीए मंथ का, जीटीए चलाने के लिए सालाना सैलरी कॉस्टिंग होता है 840 करोड़ का आसपास, और वो जीटीए को सस्टेन कराने के लिए जीटीए को देते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सिर्फ 200 करोड़ से भी कम, 180 करोड़। तो भाई जीटीए का डेवलपमेंट कहाँ हो गया, रेवेन्यू जनरेट करने। मैंने पहला भी बोला था, मेरा लाइव आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, आज सांसद ने वो चीज मेंशन करवा दिया। सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर जितना सब्जेक्ट था, सारे सब्जेक्ट फुल प्लेजर्टली यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो भी एक बड़ा विडंबना का बात है। लेकिन हाँ, अभी डबल इंजन का सरकार है, ऑब्वियसली आगे का दिन में ये ट्रांसफर भी होंगे और ट्रांसपेरेंट भी होंगे। और काल का राजू जी आज जब पत्रकार सम्मेलन में ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री के साथ उनका काल बैठक है नवान्न में, तो ऑब्वियसली एक अच्छा संकेत है। जैसे इससे पहला भी हम लोग देखा था, राजू जी के साथ पहाड़ का एनडीए गठबंधन का कोई एक लीडर था, रोशन जी था, विमल जी था। इस बार भी उसी तरह का कोई भी एनडीए का लीडर हो सकता है राजू जी का इस कार्यक्रम में, माइट भी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिएगा मुझे लग रहा है, मैंने पहला भी बोला था, याद है आप लोग को, आज से 2 महीना पहला, 3 महीना में भी बोला पहला, लास्ट
ये सरकार, नया सरकार फॉर्म होने का बाद में भी बोला था जुलाई से आप लोग को टाइपराइटर टैक्स स्टार्ट होंगे, जुलाई से। राजू जी ने आज कितना अच्छा अच्छा चीज मेंशन किया। साकेत दिल्ली में स्वर्गीय सुभाष सिंह साहब ने दार्जिलिंग आदिवासी के लिए, गोरखा के लिए जो सोचा था, उन्हें जितना बड़ा प्लॉट मैंने यहाँ से एलोकेशन लिया था दिल्ली सरकार से एक भवन बनाने के लिए, उस भवन का विषय लेके भी आज राजू जी ध्यान दिया। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसको बोलता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। पॉजिटिव पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होते हैं। देखिए, आपका गुरु 12 टक्का बोल के आप जब अढीट रहेंगे व ढीठ रहेंगे तो आपका गुरु बिकेगा नहीं। कुछ ना कुछ मुलामुली आपको करना ही पड़ेगा, बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा। तो जाके कि 10 टका से 12 टका भी बिक सकता है, 8 टका भी बिक सकता है। याद है राजू जी मुझे कहा था, वक्त के साथ साथ मांग के भी परिवर्तन होते हैं पार्लियामेंट में। उस वक्त दार्जिलिंग पहाड़ का बहुत पॉलिटिशियंस, बहुत फेसबुक कंटेंट क्रिएटर, इन लोग वो बात समझा नहीं। अभी सत्ता में डबल इंजन है। जो गाइडलाइन मैंने आप लोग को, मैंने जो रास्ता में चला था उस लाइन पे राजू जी आज बात किया। कैसे? देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, रोपवे, ऑल्टरनेटिव हाईवे, ट्रैफिक का समस्या समाधान, जो अपना पार्किंग के बारे में कहा। हाँ, सही कहा, दिल्ली में भी 1 घंटा के लिए 50 रुपया नहीं है जो दार्जिलिंग में लेते हैं। बहुत विडंबना का बात है। उन्हें आज जो बात कहा जीटीए का साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मीटिंग बैठा, ठीक कहा उन्हें। जीटीए जो चुनाव हुआ इलेक्टेड बॉडी है, उन लोग अपना तरीके से काम कर रहा है। और इस क्षेत्र का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्टेड चुनाव हुआ इलेक्टेड बॉडी होते हैं, उनका भी अधिकार है जानने का जो कितना पैसा एलोकेशन हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट का 400 करोड़ का बात किया, ये बहुत अच्छा बात किया उन्हें। इतना दिन हम लोग को पता ही नहीं था जो सेंट्रल से कितना फंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन डिजास्टर का तो फंड आया, काफी फंड आया जो राजू जी ने बोल रहा है। इवन मैंने भी जीटीए में छानबीन किया कुछ जगह पे। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का तो फंड आया, वो तो सेंट्रल का ही फंड है, स्टेट का फंड नहीं था, सेंट्रल से ही होके आया था। देखिए, राजू जी ने आज बहुत बड़ा एक अच्छा बात पुशअप किया। जो क्षेत्रों में आपको जितना लागत चाहिए विकास करने के लिए उतना नहीं आएगा, तो उस क्षेत्र में आप क्या उम्मीद कर सकता है। ये है पॉलिटिशियंस को, जो खास पॉलिटिशियन होते हैं उनकी बात। क्यों? वो हकीकत को मानते हैं, हकीकत को जानते हैं, हकीकत क्या है, प्लेटफॉर्म क्या नहीं है। ये चीज ना, मैं ये चीज में आएंगे थोड़ा देर बाद, थोड़ा लंबा लाइव होंगे। मैं 98 की बात कर रहा हूं। आई एज रिमाइंड 1998। देखिए, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस 98 का जनवरी महीना में फॉर्म हुआ था। उस टाइम पे बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट का सरकार था। चुना हुआ है कुछ पत्रकार, उस वक्त में एक युवा पत्रकार था। मैं 27 के आसपास उम्र मेरा था उस टाइम पे, 98 की बात कर रहा हूं। तब मुकुल राय आज हमारा बीच में नहीं रहा, उन्हें आज स्वर्गवास हुआ लास्ट ईयर। तो मुकुल राय का बात आज बहुत याद आ रहा है। मुकुल राय उस टाइम पे जो 4-5 जना आदमी था टीएमसी में, वो मुकुल राय उसका अंदर में एक अहम इंसान था। देखिए, जैसा करना वैसे भरना। ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था ममता जी ने। जब उन्हें 98 में तृणमूल कांग्रेस स्थापित किया, तो कांग्रेस का तोड़ के ही जितना भी बड़ा बड़ा लीडर आया था, उनके साथ जुड़ा था सुदीप बंदोपाध्याय, सोमनाथ चटर्जी, सुदीप बनर्जी, उसके बाद शिशिर अधिकारी जी, सारे के सारे कांग्रेस का लीडर था इन लोग। बंगाल में एक परिवर्तन बंगाल की जनता उस वक्त मांगा था। समय की वक्त की मांग हिसाब से ममता बनर्जी को उस टाइम पे साथ मिला था। 98 में पार्टी फॉर्म किया, 99 में लोकसभा चुनाव में ममता जी का जीत, उसके बाद सीधा सेंट्रल का मिनिस्टर,
वाजपेयी सरकार के टाइम में मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। वाजपेयी जी जब ये फोटो मैंने अपना हाथ से खींचा था, ये कोई फेसबुक फोटो नहीं है, बहुत पुराना फोटो है। ममता जी का घर का फोटो है, तस्वीर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आया था उनके घर पे गठबंधन करने के लिए। वो फोटो हम आप लोग को दिखा रहा है, देखिए। शायद आप लोग को पास लगेंगे ये आदमी क्या है। हाँ भाई, हम वही पत्रकार है। हम फेसबुक पे बकवास करने वाला पत्रकार नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये है वो फोटो, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, देखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और ममता जी का टाली का घर पे, छाना का, टाली का छाना होता है ना, मिट्टी का छाना होता है, उसकी छाना के घर पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्बेसडर लेके आया था उनका घर में। तो ममता जी पहले बार वहां सेंट्रल का मिनिस्टर बने, कांग्रेस के टाइम में भी बने थे, उन्हें यूथ एंड अफेयर्स के मिनिस्टर बना था, MOS बना था, लेकिन फुल कैबिनेट मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम में बने। तो देखिए, एक पार्टी उन्हें बनाया था, जिस पार्टी को 98 से 2026 28 साल में जिस पार्टी का आज ये हाल हो गया। मैंने क्या ये बात कर रहा हूं, उस टाइम पे हम लोग को कुछ पत्रकार, वाइटल पत्रकार था बंगाल में, हमारा गुरुदेव जो था वरुण सेन गुप्ता, वर्तमान पेपर का फाउंडर, वर्तमान डेली अखबार का फाउंडर है। उस टाइम पे कमल भट्टाचार्य था। तो हम लोग पत्रकार, हमारे साथ, हम पहले से ही क्या ना, हम छोटा बच्चा था उस टाइम पे, लेकिन सीनियर पत्रकार के साथ मैंने बैठते थे, बात करते थे, उन लोग को बात सुनते थे, पॉलिटिकल एनालिसिस सुनते थे, सब कुछ करते थे। वरुण सेन गुप्ता एक बात कहा था, छेत्री तेरे को मालूम है शायद ममताज 98 में पार्टी स्थापना किया है, लेकिन उसको बंगाल में सियासत में आने के लिए करीबन एक युग लग जाएगा। एक युग मतलब 12 साल। सही कहा था। 98 में उन्हें पार्टी फॉर्म किया था, और एक युग मतलब 2010 होता है, 2011 के चुनाव में वो जाके सत्ता हासिल किया था बंगाल में। लेफ्ट की 34 साल की सियासत से उनका सच्चा तूत किया था। देखिए, कोई पार्टी बर्बाद होते हैं अपना पार्टी का इनसाइड करप्शन, इनसाइड घमंड, अहंकार की वजह से। ममता जी का पार्टी आज बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ माना जा रहा है, उनके भाईपो अभिषेक जी का वजह से। क्यों? उन्हें जो पार्टी कल्चर बनाया था, जितना भी TMC का पुराना लीडर है आज भी ममता के ऊपर में आस्था रखते हैं, लेकिन उनका ऊपर में नहीं। क्यों ये बात कर रहा हूं? वरुण सेन गुप्ता उस वक्त कहा था, दिल्ली बेस्ड कुछ पत्रकार है, दिल्ली बेस्ड कुछ पत्रकार है जो आज भी बंगाल से, उन लोग दिल्ली में ही देश भर की जाने माने नाम है, जयंत घोषाल, गौतम लहारी जी, ऐसा बहुत सारे पत्रकार हैं। नाम हम बोलेंगे तो खत्म नहीं होंगे। कुलदीप नायर सर, जिसके पास आप भी काम सीखा था, काफी साल उनके पास काम सीखा मैंने। पत्रकारिता किसको बोलते हैं, कुलदीप नायर सर के पास, वरुण सेन गुप्ता के पास मैंने सीखा। जब मैंने जुगांतर अखबार 90 के दशक में, मेरा पत्रकारिता का 3.5 दशक से अधिक, 35 साल से ज्यादा हो गया मेरा पत्रकारिता। तो उस टाइम पे कुलदीप नायर सर ने कहा था, वरुण जी मुझे लगता है ममता जी का जितना जल्दी उत्थान होंगे उतना ही करुण पतन भी होंगे, उतना दुखदायक पतन भी होंगे। आज मेरे बात आंखें के आगे में झलझल कर रहा है। क्यों? दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग बैठ के बात कर रहा था, ये बात हो आई थिंक 2012 की बात होंगे, जब ममता जी सत्ता पे आया था 2011 में। कुलदीप नायर सर कोविड के पीरियड में उन्हें गुजार गया। तो 2012 में हम लोग बैठा था, दिल्ली का कुछ जाने माने पत्रकार, मैं, कुलदीप सर बहुत कम निकलते थे बाहर में, उनका सफदरजंग इनक्लेव उनका रेसिडेंस था। तो हायर आज आप लोग देख लीजिएगा, तो कुलदीप नायर का कितना सोच और भीषण था, कितना
लंबा था, वो बोला ही था जो ममता 15 साल से ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। और ममता का टाइम में जो करप्शन हो गए, उस करप्शन का दायभार ममता को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद नहीं करेंगे। उनका भाई भतीजावाद की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से उनको पतन होंगे। वो तो डे लाइट जैसे क्लियर हो गया। इसको बोलता है पत्रकारिता। ये है कुलदीप नायर था, जिसके पास हम लोग काम सीखा था। देखिए हम क्यों ये बात बोल रहा था, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दे रहा हूं। आज जो तृणमूल कांग्रेस का जो हाल है, वो हाल देखिए, 80 विधायक चुने हुए हैं, उनका जीत गया, जिसका अंदर में 60 विधायक रीतामतो बंदोपाध्याय जो सीपीआईएम से टीएमसी में लेके आया था, वह ज्वाइन किया था, वही आदमी आज तृणमूल कांग्रेस का कमांडिंग चेन में बैठ गया, ऑपोजिशन लीडर। तो देखिएगा, सोचिएगा कितना आदमी का ऊपर में गुस्सा होने से एक पार्टी को जीता हुआ 80 एमएलए के अंदर में 60 एमएलए किसी को सपोर्ट कर देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक इतिहास बना है बंगाल के लिए, बंगाल के नहीं हिंदुस्तान की थे। आप लोग बोलेंगे महाराष्ट्र को जैसा हो रहा है, एकनाथ शिंदे जो एनसीपी को तोड़ा था, जो बात आते हैं उसी आधार से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ये होना ही था। मेरा एक मित्र है, कोलकाता बेस्ड मित्र है, वो कोई एक इंटरनेशनल चैनल का कंट्री हेड है। तो वो बोला था कि ममता जी का सत्ताच्युत होने के बाद उनका पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए आदमी नहीं होंगे, उनका परिवार छोड़कर, ममता जी छोड़कर और अभिषेक छोड़कर। आज तो वही देख रहा है। उसके अंदर में सबसे बड़ा आज जो बात है, कलकत्ता का जो मेयर है फिरहाद हाकिम जी भी आज रिजाइन दे दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा मदन मित्रों, जो जावेद खान जो ममता का डे वन से सपोर्ट करके आया था ममता जी को, वो जावेद खान आज रीतामतो जी का साथ हाथ मिलाया। रोथिन बोस पुराना इंसान है, इन लोग पॉलिटिकल पार्टी में, जब इन लोग को नाम भी पहाड़ का आदमी को मालूम नहीं है। इन लोग पहाड़ का आदमी तो जानते हैं, और विश्वास को जानते हैं, और 2-4 मंत्री का नाम जानते हैं। लेकिन मुकुल राय यार लोग, इन लोग टीएमसी का बैकबोन था। इन लोग का साथ आप लोग को हमेशा मीटिंग होता है। उस टाइम पे लेफ्ट फ्रंट का टाइम में कोई पत्रकार ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेफ्ट का कैडर का डर से, लेफ्ट का कैडर का डर से, जो कहीं ना कोई पत्रकार को सबडाइज हो जाए। तो हम लोग उस वक्त भी बोल्ड पत्रकारिता करते थे, आज भी करते हैं, आने वाला सांस जाने तक भी वैसे ही बोल्ड पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं भगवान ने क्या लिखा इस किस्मत में। तो जो भी हो, हम आप लोग को बोलते हैं ना, मिलन आज बोलते हैं तो कल सोचते हैं पहाड़, कल बोलते हैं तो राज्य बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्यों हमारा सोच, हमारा थिंकिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट है सर आप लोग के लिए। वो आप लोग मानना नहीं मानना आप लोग का बात, खुद की बात है। आप लोग को बुरा लग सकता है मेरा बात। क्यों दार्जिलिंग पहाड़ का इस भेक में पत्रकारिता करने के लिए और देश भर के लिए पत्रकारिता करने के लिए अलग कुछ क्राइटेरिया चाहिए। आप कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी आपको दार्जिलिंग के लिए उन लोग एम्प्लॉय हिसाब से रख दिया। वो कंपनी सोचते हैं आप यहाँ के लिए कंफर्टेबल है, यहाँ के लिए ठीक है, वो दिल्ली के लिए नहीं, कलकत्ता के लिए नहीं। आपका हाउस आपको एलिजिबल समझे तो आपको दिल्ली भेजेंगे तो कोलकाता भेजेंगे। मैं जब करीबन 20 साल की उम्र में थे तब हमको दिल्ली में पोस्टिंग किया था। मैं जुगांतर पत्रिका में काम करते थे, जुगांतर अखबार में काम करते, बंगला अखबार में, अमृत बाजार जुगांतर के साथ काम करते थे हम लोग। आज का बात नहीं है, 90 के बात कर रहा हूं। पत्रकारिता में क्या होते हैं मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो हाँ, मैंने क्या बोला, अभिषेक बंदोपाध्याय की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से आज ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का इस बेहाल है। टाटा ने एक बात कहा दिया था, मैंने सोचा था ममता जी ने
सिर्फ टिगर यहाँ पे रखा, बंदूक रखा, लेकिन उन्हें तो टिगर ही दाब दिया। मतलब नैनो कारखाना को गुजरात में शिफ्ट होने से पहले उन्हें एक बात दुख, आज रतन टाटा जी हमारा बीच में नहीं रहा, तो रतन टाटा जी ने एक बात कहा था, ममता जी ने तो टिगर ही चीज दिया, बंदूक तो रखा ही है लेकिन टिगर ही चीज दिया। ममता बनर्जी का 2011 को सत्ता में आने के लिए दो चीज उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, एक सिंगूर और एक नंदीग्राम। ये दो चीज ममता जी का टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल, और ममता जी स्ट्रीट फाइटर था, ये बात सही है। ममता जी का एक क्रेज था, कोई एक जमाने में, आज भी उनका शायद क्रेज होंगे, लेकिन उनका नेपोटिज्म का वजह से, उनका भाईपो का वजह से आज उनका पार्टी का ये हाल हो गया, दुर्दशा हो गया। ये बहुत बड़ा एक ट्रेजिटिकल पॉलिटिकल एंड हो रहा है मुझे लग रहा है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी एंड नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं लेकिन पार्टी खत्म नहीं होते। कुछ कुछ पार्टी क्या करते हैं, मार्च कर देते हैं, अलग बात है। जैसे कांग्रेस को उस टाइम पे तबर प्रियरंजन दास मुंशी, गनी खान चौधरी, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल मन्नान, इतना इतना बड़ा बड़ा लीडर था। उस लीडर लोग के साथ टक्कर देके ममता जी ने उस टाइम पे 98 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस खोल दिया था। मुकुल राय, कुछ व्यक्ति लोग को सहारा लेकर, जावेद खान, ऐसे इन लोग को लेकर इन लोग पार्टी स्टार्ट किया था। तो देखिएगा आज टीएमसी का अपना झंडा ममता बनर्जी के पास नहीं है, तो क्या हाल है। काल का दिन में कोर्ट में जाएंगे, किसका पार्टी दखल में रहेंगे, किसका पार्टी दखल में रहेंगे। तो देखिए दिन कैसे बदलता है कुछ भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैं ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस को मैंने बोल रहा था ना, उस टाइम पे लेफ्ट गवर्नमेंट का टाइम था, कोई भी हिम्मत नहीं करते थे। उस टाइम पे ममता जी, ये और विश्वास लोग तो 2010 का काउंसिलर था, 2011 में एमएलए जीत के बाद इन लोग मंत्री बना। बहुत सारे इन लोग तो गेस्ट तृणमूल है। इन लोग जो ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस जो इन लोग है, उन लोग को दिन प्रतिदिन टीएमसी में इंसल्ट होते 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 उन लोग इतना जगह में कतार में पहुंच गया था, जो पार्टी में उन लोग को जगह ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से पार्टी का ये बुरा हाल होने के बाद में आज तृणमूल कांग्रेस को ये सामना करना पड़ रहा है। तो देखिएगा मैंने जो बोल रहा था ना, इस दल को आज इस जगह पे लेने के लिए अभिषेक बनर्जी अकेला ही काफी था। उन्हें कॉर्पोरेट ढांचा में पार्टी चलाने की कोशिश किया, लेकिन बंगाल का राजनीति ऐसे एक राजनीति है, यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स ह्यूमन ग्राउंड से होता है, जितना पॉलिटिक्स दिमाग लगा के होते हैं, उतना भी प्रोफेशनली ढंग से होता है। लेकिन कॉर्पोरेट ढंग से दार्जिलिंग का बंगाल का पॉलिटिक्स बहुत कम चलते हैं। जैसे खिशिंग साहब का, मैंने क्यों कॉर्पोरेट ढांचे में दार्जिलिंग बोला, यहाँ पे दार्जिलिंग क्यों उठाना। देखिए मैंने फर्स्ट हेडलाइन दिया आपने देख लीजिएगा, दार्जिलिंग पॉलिटिक्स, गोरखालैंड फ्यूचर एंड साइलेंस ऑफ लीडरशिप, ए डीप एनालिसिस। क्यों बिमल जी गोरखालैंड इशू लेके साइलेंस है, मोहन जी साइलेंस है, आरबी राय जी साइलेंस है। इन लोग मुख से बोल रहा है जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। इन लोग एक भी ऊंची आवाज से नहीं बोल सकते हैं, इन लोग का बस हिम्मत भी नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर पार्टी का, कोई पार्टी का लीडर का अंदर में हिम्मत नहीं है जो इन लोग सरकार के साथ आखा जुदा के बोले जे हमको गोरखालैंड चाहिए, यूटी चाहिए, नहीं बोल सकता है इन लोग। मैं आप लोग को चैलेंज देके बोल रहा हूं। वो रीजन जनता कभी ना कभी उन लोग के पास पूछेंगे, लेकिन राजू जी का जो कहना है परफेक्ट कहना है, 100% सही कहा उन्हें, 100% सही कहा। आज से बंगाल में अन्नपूर्णा का स्कीम का फर्स्ट फेज का काम शुरू हो गया। आज कुछ 28 लाख कुछ महिलाएं को आज बंगाल में, टोटल बंगाल में लाभान्वित हुआ है, बेनिफिशियरीज को पैसा मिला, 3000 करके महिला लोग को पैसा मिला। देखिएगा आज का मीटिंग का क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट सी था।
वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी आज के इस बैठक को ऑनलाइन में उन्हें भाग लिया था। ये कोई मामूली बात नहीं। दार्जिलिंग में पहला कहीं इसी तरह का मीटिंग बहुत कम होते थे, बहुत कम होते थे। अनित जी का बारे में भी विनय जी का मतलब राजू जी का कहना 100% सही है। क्यों इन लोग डिमांड करके ले नहीं सका। ऑब्वियसली सरकार देने नहीं चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार से टेक्निकली डिमांड फुलफिल कराना पड़ता है। जो राजू जी ने आज सारे के सारे अपना 30 मिनट के प्रेस मीट में सब कुछ मेंशन करवा दिया उन्हें। विधानसभा में 3 एमएलए साहब, एक गोरखा सुपोत कालचिनी का एमओएस बना। देव प्रकाश राय 1971 में जब कैबिनेट मिनिस्टर बना था दार्जिलिंग से, गोरखा लीग का वो देव प्रकाश राय। उसके बाद कितना साल 1971 से 2026 कितना साल इंतजार करना पड़ा? 55 ईयर्स इंतजार करना पड़ा दार्जिलिंग का एक मिनिस्टर मिलने के लिए, गोरखावासी एक मिनिस्टर मिलने के लिए। तो अभी रास्ता खोल गया। भरत क्षेत्र के लिए राजू जी बहुत प्रयास कर रहा था मंत्री बनाने के लिए, पहाड़ का कोई भी पर्वतीय क्षेत्र से एक मंत्री बनाने के लिए। शायद सेकंड फेज में राजू जी सफल भी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं, दिमत नहीं है, बिल्कुल ही दिमत नहीं है। आप लोग बेफिक्र रहिए। ये 5 गोरखा व नेपाली भाषी जो विधायक बनी हैं, इससे 2 मिनिस्टर बनेंगे ही बनेंगे। एक तो बन गया और एक बनने वाला है। इसमें मैं क्यों इतना दबा के साथ बता रहा हूं, ये मुझे मालूम है। कल भी मीटिंग है राजू जी का, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का साथ मीटिंग है नवान्न में। आज राजू जी ने खुद कहा दिया। तो मुझे लग रहा है उस दिन जैसे बिमल जी, रोशन जी एनडीए का कोई पार्टी को चमक रहा था, किसी को पता नहीं था। तो कल भी ऐसा कुछ एक चमक रहेंगे एनडीए का कोई एक बड़ा हिस्सा पार्टी, शायद वहां पे देखा मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या होंगे। और मैंने जो बोला था, मेरे पास किसी एक एमएलए साहब के साथ बात हो रहा था कुछ दिन पहले। हम उनको बोला था जो जुलाई से ट्राइपार्टाइट मीटिंग शुरू होंगे पहाड़ का राजनीति का इशू लेकर, कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उन्हें बोला था जी इतना जल्दी शुरू हो जाएगा? हम बोला जो हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो मुझे वही इंगित मिला था। मैंने लास्ट महीना में ही क्लियर कर दिया था, मतलब मई महीना में सरकार गठन हुआ था 9 तारीख को। मैंने 10-12 तारीख में कहा था उनको। तो देखिएगा, मंत्रिमंडल ऐसे विस्तार होने के लिए थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा। ऐसा भी थोड़ा लेट से बना, लेकिन ठीक है। तो देखिएगा, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो आप कोई चीज आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्षेत्रों का विकास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्षेत्रों का जनता जनार्दन का जो चाहत है, उस चाहत को लेकर पॉलिटिकल बिजनेस स्टेक होल्डर, मतलब पॉलिटिकल कारबारी जिन लोग, इन लोग दार्जिलिंग के लेके बहुत पॉलिटिक्स हो चुका है। अब भाई यहाँ का आदमी फूकते हैं, बहुत तेज आवाज से फूकते हैं यहाँ का लोकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। नेपाली भाषा में, अपना भाषा में जो बात रखते हैं ना, वो दिल्ली कोलकाता के कान में ना घुसते भी नहीं। यहाँ का पॉपुलैरिटी के लिए उन लोग राजनीति करते हैं। उन लोग को हकीकत में वो जो डिमांड है, उस डिमांड के साथ सहमत नहीं है उन लोग। होने से उन लोग दिल्ली में जाके ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करते थे, कलकत्ता में करते थे। आज तक देखा ही आपने, यहाँ के जितना बकवास सब लोग करते रहते हैं ना, डेली फूकते रहते हैं, वैसा क्यों ना दिल्ली में जाके फूके, डेली कलकत्ता में फूके। हिम्मत भी नहीं है इन लोग को। क्यों? जो सेमी स्ट्रक्चर होते हैं ना, मिनिमम सेमी स्ट्रक्चर भी इन लोग का पास नहीं है। डिमांड सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल में है। भाई संविधान में तो हर कुछ है। आप हिंदुस्तान के, हमारा सिटीजन है, हिंदुस्तान के नागरिक को डिमांड करने का हर चीज को हक है। डिमांड आप कर ही सकते हैं, आपका डिमांड फुलफिल करेंगे, ऐसा कुछ कहीं
संविधान में प्रोविजन नहीं दिया। संविधान में ये प्रोविजन देते हैं आपका मांग हो ही सकता है, आपके मांग को जजमेंट किया जाएगा, जजमेंट से आपका मांग के सहमत हो तो सरकार गंभीर रूप से उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग को जो कहना था, आप लोग को दार्जिलिंग में बोलते हैं, दार्जिलिंग में प्रेस अड्डा में जाके बोलते हैं, भला करते हैं, आप लोग को आ जाता है, आप लोग को डिमांड सब कुछ फुलफिल हो जाता है। आप लोग को हम लोग कभी देखा नहीं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाके आप लोग महीने में 15 दिन में जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी कंस्टेंटली प्रेस मीट करना, दिल्ली में आप लोग को आवाज गुजराना, हाँ उजारता है भाई, कहाँ जंतर मंतर जाके चिल्ला पल्ला करते हैं, फोटो खींचते हैं, 2-4 फेसबुक वाले को बुला लेते हैं वहां पे, बस हो गया। इससे डिमांड फुलफिल नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। 2017 में एक वेब क्रिएट हुआ था, लेकिन वो भी वेब सही नहीं था, इकट्ठा हो गया था, दिल्ली में भी उन लोग बहुत आवाज रेज किया था, लेकिन उस वक्त मार खा गया था। किस वजह से मालूम है आप लोग को? मार खा गया था आप लोग को पार्लियामेंट्री लॉबी जो था, 2-4-50-10-20 MP आप लोग को समर्थन में पार्लियामेंट के हॉल में चिल्ला पल्ला नहीं किया, पार्लियामेंट में धरना में नहीं बैठा, गांधी स्टैचू के सामने में कि जंतर मंतर में 20 MP जाके धरना में नहीं बैठा सका आप लोग 10 MP लेके बैठाने के लिए। आप लोग को उस टाइम पे आलूवालिया जी एक सिंगल MP था। हम सिंगल MP क्यों बोल रहा था? आधी MP बोल सकते हैं हम लोग दार्जिलिंग का इंसान। आज भी राजू भाई को मैं बोलता हूं आधी MP है दार्जिलिंग के लिए। क्यों आधी MP? नीचे के लिए, नीचे का भूभाग के लिए उन्हें है। तो नीचे का भूभाग का आदमी कभी गोरखालैंड डिमांड नहीं करते, भाई यूटी डिमांड नहीं करते। तो आप लोग को पार्वत्य क्षेत्र का इतनी से 7-8 लाख आदमी के लिए दिल्ली में आप पार्लियामेंट में 50-20 MP ऑल पे हल्ला ना करे तो आप लोग का आवाज कहां से हर नेशनल मीडिया में हर जगह में आप लोग को पब्लिश होंगे? हैं भाई, आंदोलन का टाइम में नेशनल मीडिया आते थे, उन लोग को न्यूज करके 1-2 दिन के चला गया, कंस्टेंट कुछ भी नहीं था, फॉलोअप नहीं था। आप दूसरी बात, बंगाल में उस टाइम पे सियासत में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सत्ता में था, वहां पे इन लोग का टर्चर इतना परिमाण था जिसके वजह से यहाँ का भी आदमी डरते थे। आंदोलन भी 2017 का बाद टूट गया था। तो देखिएगा, मैं जो बात कर रहा था ना, देख लीजिएगा, मैं देखिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, आज राजू जी ने, दार्जिलिंग का सांसद राजू जी ने IGGF का चीफ कन्वेनर अजय जी का साथ मुलाकात किया, उनका घर पे गया। तो उनका माता जी का देहांत हुआ लास्ट महीना में, तो उनका परिवार में भी उन्हें गया था, बातचीत किया। IGGF का एक डेलीगेशन टीम भी उस दिन टी बोर्ड का वाइस चेयरमैन मिस्टर मुर्गान, सी मुर्गान के साथ भी मुलाकात किया। उन लोग भी फिर एक्टिविटी में आ रहा है। तो देखिएगा, पहाड़ का राजनीति में मेन स्ट्रीम का पॉलिटिक्स जो है, अभी देखिए मेन स्ट्रीम का पॉलिटिकल लीडर लोग जितना गोरखालैंड के ऊपर में फोकस करें, उससे अधिक फोकस अभी इन लोग का क्या है, लालकोटी सेक्रेटेरिएट में है। वो GTA हो, नया सेटअप हो, व कोई भी नया व्यवस्था हो, उसमें कंसिस्टेंस कर रहा है इन लोग, सारे के सारे नजर उधर में है। तो सेकेंड लाइन में कालिम्पोंग बेस कोई एक राजनीतिक पार्टी जन्म लेने की कोशिश कर रहा है, वह जन्म हो रहा है, ये होना ही था। मैंने पहले ही बोला था, जो उनका जो नया पार्टी बनेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को गोरखालैंड के नाम में सस्टेन कराएंगे, बैकग्राउंड में दूसरा कोई बड़ा हाथ रहेंगे। ये मत सोचिएगा जब उन लोग को देके गोरखालैंड हासिल कराएंगे। उन लोग ना दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे, ना कलकत्ता बेस पे जाके आंदोलन करेंगे, ना मेट्रो चैनल पे बैठ पाएंगे, ना नवान्न में धरना दे पाएंगे, कहीं नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन लोग दार्जिलिंग केंद्र की करेंगे। क्यों? जनता का अंदर में एक जगह बनाने के लिए। नहीं, इन लोग हमारा गोरखालैंड के लिए आवाज उठा रहा है, इन लोग को मोरल सपोर्ट करो। आखिर कुछ भी नहीं होगा उन लोग को जब तक आप दिल्ली की गलियार में जाके पार्लियामेंट के अंदर में आपका आवाज नहीं गुंजेगा, तब तक आपका ये
डिमांड सफल होना बहुत नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ठीक है, देखिए पहाड़ का भविष्य क्या है। तो राजनीति ऐसा चीज है कि इस वक्त पहाड़ का भविष्य तो अभी क्लियर देख रहा है इंसान। जो बीजेपी सत्ता में, पहाड़ के रीजनल सत्ता में आने ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोग को तो पहाड़ का जनता जनार्दन जबरदस्ती लेने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी हर पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने का हिरिक पड़ गया, मतलब लश्कर लग गया बीजेपी में, बाध्य, मतलब एकदम मजबूरी में बीजेपी ने नोटिस जारी किया पार्टी में ज्वाइन करना बंद, 3 महीने के लिए पोस्टपोन करवा दिया। अलायंस का एक धर्म निभा रहा है, क्यों अलायंस का आदमी वहां पे जाएंगे तो अलायंस का भी एक मुश्किल है, जवाबदेही है। तो सोचिए विमल जी का राजनीतिक, विमल जी उस दिन जब मिरिक में भाषण दिया था, बहुत स्ट्रेंथफुल भाषण दिया था और मैच्योर पॉलिटिकल स्पीच रखा था उन्हें, उत्तेजित नहीं, शांत से, दिमाग से उन्हें काफी दिन बाद अच्छा मैच्योरिटी का दिखाया। अनित जी का कहना देखिए, अनित जी का सोच, उनका कहना जो भाई हम बंगाल की सत्ता में, गलियार में सत्ता, बंगाल सत्ता में जो है, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। उनका पॉइंट आज भी वही है, ये स्टडी भी वही था, मतलब लास्ट गवर्नमेंट का टाइम में जो था आज भी वही है। शायद ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, नया तृणमूल कांग्रेस बन रहा है। आज विधानसभा में ऋतुपति बंदोपाध्याय के बाबा बनर्जी का पत्रकार सम्मेलन हो चुका है, उन्हें अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। उनका दावी है 58 विधायक ने साइन कर दिया, 53 विधायक होना चाहिए था जो नया कुछ करने के लिए, 1/3 जो था ये, तो बस हो गया उनका। अभी देखना है ममता बनर्जी के नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं। जैसे फिरहाद हाकिम ऑलरेडी आज कलकत्ता मेयर पोस्ट से रिजाइन दे दिया, बहुत पुराना आदमी है ममता का, बहुत आस्थाभाजन आदमी है ममता जी का। तो देखिएगा आज शुभेंदु अधिकारी जी का, मुख्यमंत्री का प्रशासनिक बैठक में कुणाल घोष, फिरहाद हाकिम सब उपस्थित था। एक बड़ा एग्जाम्पल है कि लास्ट गवर्नमेंट का टाइम में ऑपोजिशन का एमपी एमएलए लोग को इन लोग बुलाते नहीं थे, लेकिन ये गवर्नमेंट इस जगह पे 100 में इन लोग को बाउंसर मार दिया। कैसे? प्रॉपरली ऑपोजिशन को भी, जनप्रतिनिधि को हक है प्रश्न रखने का और सवाल का जवाब मिलने का गवर्नमेंट का पास से, जो ये गवर्नमेंट चालू किया। जैसे राजू जी ने उस दिन भी कलकत्ता में चीफ मिनिस्टर के साथ मिला, उसके बाद उन्हें प्रेस मीट नहीं किया था। काल जब सिलीगुड़ी में बात कर रहा था, उनका बॉडी लैंग्वेज में देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। क्यों पॉजिटिव का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें एक एमपी, ऐसे एमपी है उनको 2 तरीके का संभालना पड़ता है, नीचे भी संभालना पड़ता है, ऊपर में भी संभालना पड़ता है। ऊपर का डिमांड कुछ अलग है, नीचे का डिमांड कुछ अलग है। नीचे का सिर्फ विकास ही विकास चाहिए, उन लोग को डेवलपमेंट चाहिए, उन लोग को प्रोजेक्ट चाहिए, बड़ा बड़ा काम चाहिए। कैसे काम? विकासमूलक काम चाहिए। नीचे का क्षेत्र का, पहाड़ का, अभी पहाड़ का जो चीज समझ जा रहा है आदमी, तो डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान रहेंगे। जीटीए के बारे में राजू जी का जो पॉजिटिव लैंग्वेज था, बहुत ही सहनशील था। क्यों? उन्हें कहा जो चुना हुआ जो है वो काम कर रहा है, उनका तरीका से काम कर रहा है, जब जरूरत पड़ेंगे उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि को जानने का हक है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना अकाउंटेबिलिटी हो रहा है। ये चीज भी उन्हें अच्छा बात कहा। और रेवेन्यू जनरेट का बात कहा, जब रेवेन्यू जनरेट होंगे तब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। उन्हें और एक चीज कहा, जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट जीटीए का जितना भी सारे प्रोजेक्ट है जो लीज में दिया, लॉन्ग टाइम लीज में दिया, वो लीज का विषय लेकर सोचना है। वो भी सही कहा। जो उसका मार्केट प्राइस क्या है, रेवेन्यू जनरेट कैसे होंगे ईयरली, तो लॉन्ग टाइम से भी शॉर्ट टाइम में देने से जीटीए का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे आने वाला दिन में, उनका फायदा ज्यादा रहेंगे। ये और दूसरी बात, जीटीए में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साथ पहले
इलेक्शन के बाद ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया था आज फर्स्ट ज्वाइन किया फिजिकली, ऑनलाइन तो पहले ज्वाइन कर लिया, तो फिजिकली उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो आगे से उन्हें सोचेंगे यहाँ के लिए क्या करना नहीं करना, बहुत सारे काम करना है। जैसे मुझे लगता है राजू जी के पास दार्जिलिंग का जनता जनार्दन एक प्रपोजल रखे, जो सीएमसी वैलोर में जब अभी हमारा महामहिम राज्यपाल RN रवि सर अभी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल है, उस वक्त तमिलनाडु में गवर्नर था, उनके पास मैंने प्रपोजल रखा था जो सीएमसी वैलोर में एक जमीन दिया जाए। विजय थलापति का सरकार है अभी तमिलनाडु में, वो फाइल खोजने से मिल जाएगा, वो अप्रूवल फाइल है। GTA के लिए 10 कट्ठा जमीन तमिलनाडु गवर्नमेंट 2023 के अंतिम में 2024 में अलॉटमेंट दिया था, लेकिन यहां से GTA से कोई प्रपोजल कलकत्ता हिल अफेयर्स में भेजा नहीं गया था। हिल अफेयर्स वो भेजते थे कहाँ, चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी वो भेजते थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास। अभी 2 ही प्रोसीजर बाकी है, GTA से भेजेंगे हिल अफेयर्स में, हिल अफेयर्स से चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी भेजेंगे तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद MOS होंगे। मैंने क्या ऋषि प्रकल्प में उनका साथ बात हुआ था तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, मैंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया था, मैं पर्सनल लिया था। वो फाइल चाहे तो मैं अभी भी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन पेपर नहीं था जो मैं वो चीज बात आगे बढ़ा सकता हूं, इसीलिए मैंने आगे नहीं बढ़ा। क्यों? हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं था। मैंने जब पर्सनल लेवल में बात करके वो चीज सब कुछ मैंने प्रपोजल देकर आगे बढ़ाया था, तब मैंने GTA को प्रपोज किया था जब GTA ये चीज चिट्ठी लिखे। उस वक्त GTA का बहुत सारे आधिकारिक के साथ मैंने बात किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ बात किया, इवन GTA का चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ भी बात किया मैंने, एंड टूरिज्म एग्जीक्यूटिव के साथ भी बात किया मैंने। तो उन लोग प्रपोजल हिल अफेयर्स को भेज नहीं सका, जो चीज आप लोग को हो सकते थे। क्यों? वैलोर में इतना सारे पेशेंट जाता है हमारा दार्जिलिंग से, तो आज क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं तो आज भी बोला मैंने, उस टाइम पे भी बोला। तो राजू जी आज जैसे पॉजिटिव सब कुछ रखा, तो उसी आधार से मैंने ये बात रख दिया जो आप लोग के लिए, शायद आप लोग क्या सोचते हैं मुझे वो अलग बात, आप लोग का थिंकिंग है, लेकिन मैं मेरा कर्म मुझे करना है, मैं करके जाऊंगा, मैं करके जाऊंगा। मुझे कहीं जरूरत पड़े मैं हमेशा तैयार हूं। दिल्ली के गलियार मैं आज 36 साल से जानता हूं, कलकत्ता भी वही साल से जानता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी एक्नॉलेज्ड है मुझे। जब जरूरत होंगे तो हम कर देंगे। और आप लोग को यहाँ का आदमी का जरूरत महसूस नहीं होता है, क्यों बोलिए तो? आप लोग को वो आदमी जरूरत होता है जो ऑयलिंग करेंगे, वो आदमी जरूरत है जो ऑयलिंग कर सकते हैं। काम का आदमी आप लोग को जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे बैठ के फेसबुक में भटकते राजनीति करेंगे और आप लोग को गोरखालैंड के लिए उस्कानी देंगे, उछालेंगे, ऊपर उठाएंगे, वो आप लोग के लिए बहुत पॉपुलर होंगे। क्यों? वो आप लोग के लिए ज्ञानी, बड़ा पत्रकार है, बुद्धिजीवी है आप लोग के लिए। लेकिन उनका बैकग्राउंड चेक कर दीजिएगा, दार्जिलिंग के लिए उनका कंट्रीब्यूट क्या है ना कंट्रीब्यूट? यहाँ का जनता के पास लोकल पहचान, और उस पहचान को हथियार करके फ्यूचर का रास्ता बनाना। मुझे वो जरूरत नहीं है। चाहे तो 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया सैलरी आज भी मिलते हैं मुझे। आज वर्ल्ड का जो भी बड़ा हाउस बोलेंगे ना, उस हाउस में मुझे ज्वाइन करने के लिए हमेशा दरजा खुला रहता है, ऑफर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला? 2-4-5 लाख रुपया सैलरी, मिनिमम 5000 यूरो कोई डॉलर का सैलरी आ जाएगा। मैं कहीं भी ज्वाइन करूंगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उतना तो क्वालिटी है भाई पत्रकारिता में। दम रखता हूं, बिल्कुल दम रखता हूं भाई, डांट के बता सकता हूं।
दो चार पाँच 10,000 डॉलर तो ना, सालाना तो 70-80 हज़ार डॉलर तो ना ऐसे ही सैलरी के तरह आ जाएंगे। किसी का पास जाके मांगने की जरूरत नहीं है भाई। इसी वजह से पत्रकारिता करके खाता हूं और इतना साल करके खा रहा हूं। चलिए मैं और एक चीज बता रहा हूं। ओवरऑल गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अभी सस्टेन कर रहा है। अपकमिंग कुछ अपडेट जो आएंगे, मैंने बोला ना, जो आज तक किसी ने बोला नहीं, जुलाई से आप लोग को देख लीजिएगा टाइप मीटिंग शुरू हो जाएगा, रास्ता खोलेंगे। हम मैंने बोला था ना रास्ता खोलेंगे, लेकिन ये रास्ता प्रोसीडियर में खोलेंगे। बजट सेशन शुरू हो रहा है बंगाल में, शायद दार्जिलिंग के लिए फंड एलोकेशन भी होंगे। फंड जो अभी 200 करोड़ आ रहा है 26-27 की बजट, मुझे लग रहा है 300 करोड़ दार्जिलिंग जीटीए के लिए फंड एलोकेट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। 300 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ नहीं देंगे। जो 180 करोड़ मिलते थे 200 करोड़ की जगह में, वो जाके 300 करोड़ होंगे। क्यों? अभी सबको सर्वेलेंस में, राजू जी का सर्वेलेंस में, एमपी एमएलए के सर्वेलेंस में ये होंगे। लाइबिलिटी भी है, राजू जी बोला, वो लाइबिलिटी का अभी हम लोग सोच रहा है। मैंने बोला था ना जीटीए में बहुत सारे लाइबिलिटी है। आप जिस क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सस्टेन कर रहा है 880-40 करोड़ सैलरी देकर, और उसको डेवलपमेंट करने के लिए 180 करोड़ दे रहा है, तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली वहां पे बदनामी होंगे। विकास तो बहुत दूर की बात, जो राजू जी भी आज मेंशन कर दिया। मैंने बोला ना, मैं जो बोलता हूं आने वाला दिन में पॉलिटिकल लीडर उसको लेके छानबीन करते हैं। मुझे पता नहीं ये मेरा खूबी है कि क्या है, मेरा अनुभव है, बाय एक्सपीरियंस है, वो हम बोल नहीं सकता है, मैं खुद दवा ना कर सकता है, लेकिन पता नहीं भगवान ने मिला देते, आप लोग को साथ बात करने का मौका मिलता है। कल हम हो ना हो, लेकिन आप लोग याद रखेंगे हमारा भाषा की वजह से आप भी बोलते हैं ना, आप क्यों नेपाली में नहीं बोलते? भाई नेपाली में बोलने से आपको, हमारा चैनल सिर्फ यहाँ का लिए नहीं है, ऑल इंडियन व्यूअर्स है मेरा, तो हैरास मुझे उन लोग का भाषा भी बोलेंगे तो आप नहीं समझेंगे, और ऐसे एक लैंग्वेज हम बोलेंगे तो उन्हें भी समझ जाए, आप भी समझ जाओ। बहुत सारे कमेंट करते हैं आदमी, नेपाली बोलना होता है ना, नेपाली बोल लो नहीं, ये कौन से क्षेत्रीय हो? अरे नहीं, ये डीएसटीवी किसी का बाप का जागीर नहीं है। हम किस भाषा में बात करेंगे वो मेरा चॉइस है। मैं हिंदुस्तान की सिटीजन हूं, हिंदुस्तान में जो सबसे भाषा ज्यादा अधिक चलते हैं उस भाषा में हम बात करते हैं। हमारा जो भाषा है हमारा क्षेत्र में चलता है, वो भाषा दिल्ली का कोई भी आदमी नहीं समझता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में, कलकत्ता में नहीं समझते हैं, लेकिन हम जो लैंग्वेज हिंदी में बात करते हैं वो समझते हैं। इसी वजह से मैं हिंदी में बात करता हूं। बोलते हैं ना किसी ने, नेपाली एंकर छै ना छ है ना, किना छै ना, 100% है। हम भी बोल सकते हैं, जब टॉक शो करते हैं हम नेपाली में करते हैं। हम जो आज बोला वो दिल्ली का और कलकत्ता का दोनों का सर्विलेंस में है, उन लोग को सर्विलेंस में है, उन लोग भी समझते हैं ये क्या बोल रहा है। आपको जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, आप लोग को सोच से हम नहीं चलते हैं, हम हमारा सोच से चलते हैं। दार्जिलिंग के लिए सोचते हैं, आप लोग दार्जिलिंग के लिए सोचते नहीं, इसी वजह से आप लोग को सोच उस जगह में अटक गया। क्यों? हम उतना ही सोच सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं। आप जब सोचेंगे हमको 500 किलोमीटर कूदना है तो आप जाके 200 किलोमीटर कूद सकते हैं। आपको जब सोचे होंगे 20 किलोमीटर कूदना है तो आप जाके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके अटक जाएंगे, तो आपका लक्ष्य भी उतना ही पूरा नहीं होंगे। ये है सोच। परिवर्तन तो वहां से क्रिएट होते हैं, परिवर्तन वहां से क्रिएट होता है। जब आपका सोच का बदलाव नहीं आएंगे तो आपका जगह के बदलाव नहीं आएंगे।
अपना घर खुद सफाई करके रास्ता गंदगी फेंक देंगे, उस सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। जो खुद का घर सफा रखते हैं वही व्यक्ति अपना घर के सामने में जो रास्ता होता है उस रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, वो कभी समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता है, भलाई नहीं हो सकता है। आज मैंने क्यों वो ये बात बोला, आप लोग सोच लीजिएगा। हम कभी कभार कोई पॉलिटिकल लीडर को बोलते हैं ना, शायद उनको समर्थक को बुरा लगता है, लेकिन आप लोग डीपली सोच लीजिएगा मैंने क्या और क्यों ऐसा बात कर रहा हूं, क्या ऐसा बात कर रहा हूं और क्यों ऐसा बोल रहा हूं, वो आप लोग सोच लीजिएगा डीपली। सोच की परिवर्तन बहुत जरूरी और आवश्यक है। चलिए विदा लूंगा। कल कलकत्ता का नवान्न से लाइव अपडेट का साथ फिर एक बार मिलूंगा। क्यों नवान्न में भी हमारा डीएसटीवी का स्टाफ है, कॉरेस्पोंडेंट है, विधानसभा में भी कॉरेस्पोंडेंट है। मैं छोटे से एग्जांपल दूंगा। यहाँ का थिंकिंग कितना छोटा है ना, थिंकिंग के वजह से होता है। किसी एक जगह में मैं मिलन छेत्री को एक्रीडिशन मिला, परमिशन मिला डीएसटीवी का नाम से, किसी ने 2-4 आदमी विरोध कर दिया। यह दार्जिलिंग का सोच। उनको पता नहीं जो डीएसटीवी का एक्रीडिशन दिल्ली का भी है, कलकत्ता का भी है, स्टेट एक्रीडिशन भी है, पीआईबी भी है। तो खैर तो उन लोग को सोच ही उतना ही है। तो सोच जब आप नहीं बदलेंगे, आपका बदलाव कभी नहीं संभव है। बदलाव के लिए सोच भी बदलना चाहिए और आपका कठोर से कठोर अध्ययन करना चाहिए इस सब्जेक्ट लेकर। जब अध्ययन करेंगे तब जाके इस विषय लेकर ज्ञान अर्जन करेंगे। बिना अध्ययन से आपको ज्ञान अर्जन संभव नहीं है। शिक्षा अध्ययन की पहली सीढ़ी है, बजीना है, स्टेयर है। वो चीज आप लोग अपनाइए। मैं आज छोटा सा एक प्लेटफॉर्म डीएसटीवी इंडिया न्यूज, डीएसटीवी दार्जिलिंग, दुनिया की कौन सी कंट्री का गवर्नमेंट को पता नहीं है डीएसटीवी का नाम। G7 में जितना भी कंट्री है, G20 में भी जितना भी कंट्री है, ब्रिक्स में भी जितना भी कंट्री है, क्वाड में जितना भी कंट्री है, COP30 में जितना भी कंट्री है, SB64 में जितना भी कंट्री जाते हैं, वहां पर हर देश को जानते हैं डीएसटीवी बोल के एक चैनल है। हम दार्जिलिंग का नाम से बिलोंग कराते हैं, डीएसटीवी दार्जिलिंग, डीएसटीवी इंडिया न्यूज। क्यों, हम क्या जरूरत थे हम एक्रेडिशन डीएसटीवी दार्जिलिंग का नाम से लेने के लिए? हम डीएसटीवी इंडिया न्यूज का नाम ले देते थे। क्यों? हम दार्जिलिंग को उस प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहते हैं, दुनिया जाने, दुनिया टूरिज्म के खातिर में दार्जिलिंग को जानते हैं, ट्राइडेंट के खातिर में जानते हैं और टी के खातिर में जानते हैं। दूसरा भी जाने, मीडिया जगत में भी जाने, पहचान लेकर आए। ये मेरा चाहत है, दिल की चाहना है। चलिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे कल।